Hello, good morning students. Welcome to Fresher Science classes. As you know, my dear, chemistry का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इज गोइंग ऑन। मैं आपको एक पहली वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं और अभी मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेनेशन चल रहा था। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले पहली वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को, क्योंकि मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एवोल्यूशन ऑफ गैस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसके यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने 5 बताई। एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। मैंने आपको यहां पर केमिस्ट्री में केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बहुत सारी चीजें बताई। केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया, केमिकल इक्वेशंस कैसे होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, ये सब के बारे में मैं फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ऑलरेडी आई हैव टॉट यू अबाउट व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, ऑन दैट टाइम देयर मे बी एवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी गैस का एवोल्यूशन हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। जरूरी ही नहीं कि सिर्फ कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको शो हो, एक से ज्यादा भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो सकती हैं। अभी बेटा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन? व्हेनेवर देयर इज केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, जब केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन हो रहा है, ऑन द टाइम जैसे एवोल्यूशन गैस होता है, गैस कोई प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। यहां मैंने 2 प्रकार के टेम्परेचर बताए थे, या तो एवोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर होगा, हीट इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 तरीके के यहां पर बताया था। और नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसके लिए बेटा मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेनेवर अगर मैं कोई बीकर में पोटेशियम आयोडाइड और मैं लेड नाइट्रेट को मिक्स कर देता हूं। पोटेशियम आयोडाइड, क्या बोला मैंने? पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड में Ki, पोटेशियम K होता है, I आयोडीन होता है, दोनों का रिएक्शन कराया। प्लस इसके साथ एक बीकर में किसको मिला दिया मैंने? PbNO3 होल ट्वाइस ऑफ NO3। या मैं पहले आपको फॉर्मूलेस बनाना सिखा चुका हूं और आपको 9th में भी सिखा रखे थे। जैसे देखिए पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और आयोडीन की होती है 1। क्रॉस वैलेंट करेंगे हम लोग और फॉर्मूला बन जाएगा Ki। इस तरीके से मैंने Ki दिखा दिया आपको, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम इसका बताता हूं। पीबी का वैलेंसी होता है 2 और NO3 पॉलीएटॉमिक में मैंने बताया था, इसकी वैलेंसी थी 1। जब इसको भी क्रॉस वैलेंट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Pb होल ट्वाइस ऑफ NO3, क्योंकि ये जो वैलेंसी इसका 2 है, बन जाएगा मेरे पास गिव राइज PbI। अब Pb की वैलेंसी तो 2 होती है और I की होती है 1, तो यहां हो जाएगा PbI2। और नेक्स्ट यहां हो जाएगा पोटेशियम के साथ चला जाएगा नाइट्रेट, तो बन जाएगा क्या? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। लेकिन अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई। यहां पर तो I1 था तो यहां मैंने 2 लगा दिया भाई। यहां NO3 2 था, यहां 1 दे रखा है तो यहां भी 2 लगा दिया, तो K भी 2 हो गया। Pb सिंगल था, यहां पर एक ही था, इसको बैलेंस भी कर दिया। मैं साथ के साथ आपको बैलेंस करना भी सिखा रहा हूं। लेकिन यह क्या बनेगा भाई? मेरे पास बना Pb आयोडाइड, और Pb आयोडाइड कैसा बनेगा? येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? येलो PPT। दैट्स क्लियर। PPT प्रेसिपिटेशन को हम लोग PPT से डिनोट कर सकते हैं। तो शायद मैं समझता हूं इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। हम लोग एक बीकर में PbNO3 का सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड डाल देंगे और हमको यहां एक येलो कलर का PPT नजर आएगा नीचे।
तो दैट्स क्लियर। येलो कलर, इससे हमें दो एग्जांपल मिल गई, हमें चेंज इन कलर वाला प्रोसेस भी पता चल गया। और पीपीटी यानी सॉलिड स्टेट में, पीपीटी क्या सॉलिड स्टेट में मिलता है, नीचे पाउडर के रूप में एक सेडिमेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और ये एक एग्जांपल मैंने अच्छा खासा बता दिया। एक एग्जांपल और मेरे पास बहुत अच्छा है, एक और एग्जांपल है, जैसे मेरे पास है बेरियम क्लोराइड BaCl2 और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने H2SO4 के साथ। अब क्या बनेगा भाई, क्या मिलेगा मेरे को, यहां बन जाएगा BaSO4। क्या बन जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और ये बेरियम सल्फेट कैसे कलर का मिलेगा, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, या व्हाइट पीपीटी। शायद मैं समझ रहा हूं, यहां आपको कलर का भी बता दिया और प्रेसिपिटेशन का भी बता दिया। और क्या बनेगा भाई, बचेगा क्या, SO4 तो बी के साथ चला गया, Cl बचा और H2 बचा, तो यहां बचेगा HCl और 2 दोनों थे तो ट्वाइस आगे लगा दिया। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको ये दोनों एग्जाम्पल से प्रेसिपिटेशन ऑफ कलर के बारे में पता चल गया। एक और मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप घर में करके देख सकते हैं, वो एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं आपको। आपके घर में सबके यहां पर ना टर्मेरिक हल्दी होगी, किचन में मिल जाती है बड़ी इजीली, और बाथरूम में आपके सोप भी होगा। तो आप थोड़ा सा एक व्हाइट पेपर ले लीजिए या फिर व्हाइट हैंकी ले लीजिए, उसके ऊपर हल्दी पाउडर लगा दीजिए और उसके बाद क्या करिए कि उसको साबुन से वॉश कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां भी आपको एक मिला, यानी केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन दैट टाइम ऑल्सो, देन कलर इज चेंज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमें मिलता है स्टेट, चेंज इन स्टेट। whenever the characteristics of chemical reactions on that time स्टेट भी चेंज होता है। हमने देखा कि दोनों लिक्विड थे, एक्विस थे, और हमको मिल गया व्हाइट कलर का एक पीपीटी मिल गया, यानी सॉलिड स्टेट आ गया। हमने एवोल्यूशन गैस के बारे में बात करी थी कि गैस भी एवोलेट हो जाती है, तो यानी स्टेट का चेंज होता है। स्टेट कौन से होते हैं, 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आप लोग 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं और यहां भी पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने कैंडल तो देखी होगी और कैंडल को बर्न होते हुए भी देखा है। क्या, कैंडल को बर्निंग कैंडल देखा है। जब कैंडल बर्न होती है तो क्या होता है, उससे 2 चीजें निकलती हैं, एक तो वाटर निकलता है और दूसरा निकलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यानी ऑन बर्निंग द वैक्स ऑफ कैंडल, कैंडल का वैक्स जब बर्न होता है, ऑन द टाइम 2 थिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, और दोज 2 थिंग्स आर कॉल्ड water, the state of water is liquid, and another thing is carbon dioxide, that is gas. तो अगेन हम लोगों ने देख लिया, गैस का एवोल्यूशन हुआ ऑन बर्निंग द कैंडल स्टिक, वैक्स जब बर्न हुआ, व्हेन वैक्स ऑफ द कैंडल बी बर्न, जब वो बर्न होगा ऑन दैट टाइम स्टेट चेंज होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और मिलेगा वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट, ये टॉपिक शायद मैं समझता हूं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आगे की बात अब हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा बेटा आप लोगों से केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस क्या है भाई, केमिकल इक्वेशंस के बारे में शायद मैं आपको बता चुका हूं। केमिकल इक्वेशंस आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी थी, वहां पे आपने कुछ लॉज भी पढ़े थे, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। लॉज के बारे में पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मैंने बोला था कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वेशन जो होती है वो 2 पार्ट में बटी होती है, एक तो रिएक्टेंट्स में बटी रहती है, जिससे मैंने एक बहुत अच्छा खासा एग्जांपल है Zn को प्लस किया H2SO4 के साथ। तो यहां पर Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो यहां पर ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस, यानी ये एक अच्छा खासा इक्वेशन बना दी, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में बेटा हम लोगों को क्या देखने मिलता है, एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स, क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और एक तरफ क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स।
एक और मैंने आपको पहले पॉइंट बताया, पिछली वीडियो में बताया कि दो तरीके की इक्वेशन होती हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस्ड क्या होते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या बोला? द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। समझ में आ गया होगा शायद, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर दिया है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल देखा कि मेरे पास क्या था, यहां एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, H2 प्लस O2 और गिव राइज हुआ H2O। अब यहां रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट। यहां देख रहा हूं हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और यहां ऑक्सीजन 1। तो ये बैलेंस नहीं है। जब ये बैलेंस नहीं है तो क्या हो गया? ये स्केलेटल इक्वेशन हो गई। इन दिस केस, इसमें बात करी थी तो ये बैलेंस्ड ऑलरेडी थी, Zn1, यहां भी Zn1, S1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। तो शायद ये तो आपको क्लियर है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन, तो अनबैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस हमें बनाना पड़ेगा। कैसे बैलेंस बनाएंगे हम? कोई भी नंबर को इसके साथ में हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कंपाउंड के आगे रख देते हैं कोई होल नंबर। अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो 2 टू द 4 हो गया। अभी तो यह 2 है भाई, चलो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, तो इधर भी 2 रख दो। अब ये बैलेंस्ड बन गई। शायद मैं समझता हूं आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड करना। तो अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। अभी मैं बात कर रहा था रिएक्टेंट्स के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यूज है, यानी इनके जो नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है यहां पर इनके कंपाउंड्स में, वो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच वेरीफाई करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपके पॉइंट क्लियर समझ में आ गया होगा इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, ए बैलेंस्ड इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यानी बैलेंस में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन रिएक्टेंट्स एंड एज वेल एज इन प्रोडक्ट्स, और अनबैलेंस्ड में ये अनइक्वल हुआ करते हैं। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और मैंने बैलेंसिंग करना आपको समझाई दिया। कुछ और खास बातें हैं बेटा कि इक्वेशन को मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। मैं एक पॉइंट और लिखता हूं, मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अगर हमें इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव करना है तो इंफॉर्मेटिव करने के लिए मेरे को क्या करना है? इसके लिए हम इनके स्टेट्स को बता दें। फॉर एग्जाम्पल, ये गैस था, मैंने एरो का साइन बनाया है तो ये गैस हो गया। अगर मैं इसी के साथ यहां एक्वस लिख देता हूं, सॉरी इस तरीके से H2 के लिए मैंने ब्रैकेट में G लिख दिया, यानी गैस हो गया। इसके लिए एक्वस लिख दिया, यानी AQ लिख दिया। एक्वस यानी वाटर सॉल्युबल हो गया। ये कैसा है? ये भी एक्वस है, तो एक्वस हो गया। और ये कौन सा है? सॉलिड। यानी इंफॉर्मेटिव करने के लिए हमको उसका स्टेट को भी बता देने का है। तो इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, यानी पहला पॉइंट हो गया इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। क्या बोला मैंने? फिजिकल स्टेट्स। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात है, हमें उसके बारे में हीट के बारे में बताना होगा। क्या होगा? हमें क्या बताना पड़ेगा बेटा? मेन पॉइंट हमें बताना पड़ेगा हीट चेंज। इंडिकेटिंग हीट। हम लोगों को हीट को भी इंडिकेट करना पड़ेगा माय डियर। हीट चेंज के बारे में भी बताना पड़ेगा कि हीट चेंज तो नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, या जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, आपको अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देखकर आइए। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक और पॉइंट आ गया कि हमें इसके बारे में, इसके कैटालिस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, कंडीशंस के बारे में बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंडिकेटिंग द कंडीशंस, वो कंडीशंस इंडिकेट करनी पड़ेंगी अंडर विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स
प्लेस। शायद मैं समझ रहा हूं आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। जैसे यहां पर मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लस H2O यानी CO2 और H2O गिव राइज तो देगा, लेकिन पहले यहां सनलाइट, जब इसको सनलाइट मिलेगी और दूसरा एक चीज और मिलेगी इसके पास, क्लोरोफिल। जब ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की भी वहां प्रेजेंस होनी चाहिए, वो भी उसके पास होनी चाहिए एज ए कैटालिस्ट, यानी उसको कंडीशन चाहिए सनलाइट होना चाहिए, यानी हीट प्रोवाइड करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अब मिलेगा क्या, C6H12O6, यानी क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा प्लस O2 गैस, और क्या बनेगा, O2 गैस बनेगा। और इसमें एक चीज और भी मिलेगी, वो मिलेगी मेरे को एनर्जी। क्या मिलेगी, एनर्जी हीट भी मिलेगी। यानी अभी इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां कार्बन कितने थे, यहां 6 थे, तो यहां 6 लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, 12, 2 ये है और 6 ये है, 6 2 12। अच्छा, यहां कितना ऑक्सीजन है, यहां 6 इधर है और 2 इधर है, तो भाई 6 यहां भी लगा देता हूं मैं। 6 2 12 और 6 18 हो गए भाई। तो फिर यहां तो 12 भी हुए, तो यहां भी 6 लगा दिया, तो यहां भी 6 हो जाएंगे। तो ये कितना हो गया मेरे पास, बैलेंस कर रहा हूं बेटा, तो 6 इधर हो गई। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अभी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी पॉइंट को मैं दोबारा नोट कर लेता हूं। जैसे CO2 प्लस H2O गिव राइज, क्या मिला मेरे को, C6H12O6 और प्लस O2 और प्लस एनर्जी NERGY। अब यहां से मैं बैलेंस करता हूं, इसमें मैंने 6 लगाया और इधर O2 के संग भी मैंने 6 लगा दिया, प्लस 6। अब मैं बैलेंस कर रहा हूं इसको, एक मिनट। तो यहां पर मेन चीज क्या बताई थी, सनलाइट, यानी सनलाइट होना चाहिए। यानी कंडीशंस कौन सी हैं, वो कंडीशंस के बारे में, अंडर विच द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, सनलाइट होना चाहिए और क्लोरोफिल। मैं साथ में यहां बैलेंसिंग की बात नहीं करूंगा। जैसे मैं अभी इधर बात करता हूं रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट्स और ये हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। अब यहां पर कार्बन की बात करता हूं पहले मैं, तो कार्बन 6 है यहां पर, तो कार्बन यहां 6, यहां भी 6, बैलेंस हो रहा है भाई। ऑक्सीजन यहां कितने हैं, ऑक्सीजन यहां 2 6 12, और इधर भी मैंने 6 लगाया था सॉरी बैलेंस करने के लिए, यहां लगाया था ना 6, यस। तो 6 ये हो जाएंगे, 6 ये वाले हो गए ऑक्सीजन और 12 भी हो गए, यानी 18। इधर कितने हैं भाई, 6 इधर है और 6 2 12 और 6 18 इधर हो गए, बैलेंस्ड। अब नेक्स्ट आया हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन 12 है, यहां पर 6 2 12, हाइड्रोजन यहां सॉरी 12 हो गई। तो इसका मतलब दिख रहा है साफ साफ, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यानी इसलिए मैंने आपको तुम्हें समझा दिया, बैलेंसिंग करना भी बता दिया। यानी बैलेंस भी इस तरीके से करेंगे, बाई पुटिंग द होल नंबर्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर किसी कंपाउंड से जस्ट पहले हमें रखना होगा, और इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाएंगे, जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूव हो जाएगा। दैट्स क्लियर। शायद मैं समझता हूं आपको बैलेंसिंग करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा माय डियर। राइटिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें लिखना है, या केमिकल इक्वेशन करना है तो क्या करना है, उसके लिए हमको मेनली 3 पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। मेनली 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, वैसे तो 4 हैं, चौथा भी अगर मैं बता दूंगा यहां पर लेकिन मेनली 3 पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप, मैं क्या पॉइंट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट points to write balanced chemical equations।
केमिकल इक्वेशंस। कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट यहां पर है कि हमको वर्ड इक्वेशन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? वर्ड इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट में हमें उसके सिंबल्स और फॉर्मूले लिख देना चाहिए जो जो वर्ड इक्वेशंस में आ रहे हैं। वर्ड इक्वेशन के बाद पुट सिंबल्स और फॉर्मूले लिखने चाहिए। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमको मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स बाय स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या? मल्टीप्लाइंग the symbols by smallest whole number to make the number of atoms equal in reactants and products। यानी प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड वाला होता है, इनमें हम लोग सिंबल्स के आगे होल नंबर्स, स्मॉलेस्ट होल नंबर्स को रखेंगे बेटा, जिससे कि मल्टीप्लाई कर देंगे उनका, ताकि रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएं। दैट्स क्लियर। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। या बोला मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन। मीथेन कहां बर्न होती है? इन ऑक्सीजन। कोई भी चीज बर्न होगी तो ऑक्सीजन में ही होगी, ऑक्सीजन। टू फॉर्म, अब वो फॉर्म क्या करती है? टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, और क्या बनाएगी बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब पहले हम लोग इसको क्या वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन में क्या? पहले लिखूंगा मीथेन प्लस फिर लिखूंगा ऑक्सीजन और गिव राइज में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। अब इनके फॉर्मूले और सिंबल लिख देंगे भाई, सॉरी फॉर्मूले या सिंबल्स। तो मीथेन का होता है CH4, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप सब लोग जानते हैं, प्लस वाटर H2O। अब देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। कार्बन 1 था या इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर कितने 4 और यहां हाइड्रोजन कितने भाई 2। तो कॉमन सी बात, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द 4। ऑक्सीजन यहां कितने 2, यहां भी, यहां 2 आगे लगाए तो यहां भी 2, लेकिन इधर कितने भाई O2 यहां पर, तो यहां कितने हो गए 2 और 2 4। वेरी गुड। तो यहां पर 2 और हमें लगाना पड़ेगा, यानी 2 टू द 4। अब ये बेलेंस्ड भी हो गई। अब एक और यहां पॉइंट की बात आती थी, मैंने 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी थी, मल्टीप्लाइंग भी कर दिया, लेकिन एक और चौथा पॉइंट होता है बेटा। वो चौथे पॉइंट पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या पॉइंट है चौथा? कि उसे इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें उसके कंडीशंस को और उसकी स्टेट्स को भी बता देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? स्टेट को। जैसे ऑक्सीजन गैस के रूप में है तो गैस बता दीजिए, और CO2 भी गैस है तो गैस बता दीजिए। ये क्या है? लिक्विड है H2O, तो लिक्विड बता दीजिए। दैट्स क्लियर। CH4 कैसा है? ये सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड फॉर्म में बता दीजिए। इस तरीके से हम इसको यहां पर मोर इंफॉर्मेटिव भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके सारे पॉइंट्स में बताया। इस तरीके से बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस जो कि आप सॉल्व करेंगे माय डियर, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास बहुत सारे साइड बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में बैलेंस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं हो सका तो आगे कुछ क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में आऊंगा। दैट्स क्लियर। और फिर मैं आगे के पॉइंट में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, यानी कि ये केमिकल इक्वेशंस रियलिटी में कितने तरीके की हैं।
उन सब के बारे में यहाँ क्लियर करूंगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनमें 5 टाइप्स की बताऊंगा। मैं बात करूंगा आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूंगा और डिकम्पोजिशन की बात करूंगा। मैं डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनके बारे में डिस्कस करता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।